करते हैं उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड की। उदयपुर में कन्हैयालाल का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने दोनों हत्यारों को कल ही गिरफ्तार कर लिया। 3 और गिरफ्तार किए गए हैं। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 5 अन्य हिरासत में लिए गए हैं। फोन के जरिए पाकिस्तान के संपर्क में आरोपी थे, दावत इस्लामी संगठन के संपर्क में आरोपी थे। पूरे मामले पर मुख्यमंत्री गहलोत नजर बनाए हुए हैं। आरोपियों को पकड़ने वाले 5 पुलिसकर्मी सम्मानित किए जाएंगे। 5 पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री अवार्ड देने का फैसला राज्य सरकार की तरफ से किया गया है। वहीं राज्य सरकार एनआईए को पूरे मामले की जांच सौंप देगी। कई दिन पाकिस्तान नेपाल में रहकर आया था आरोपी। उदयपुर हत्याकांड के बाद एहतियात के तौर पर नटबंदी को बढ़ा दिया गया। 24 घंटे और बढ़ा दिए गए हैं। प्रदेश में आगामी आदेशों तक नटबंदी को बढ़ाया गया है। पहले 24 घंटे तक बंद किया गया था प्रदेश में इंटरनेट, और प्रदेश में पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू है। सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बड़े फैसले लिए गए हैं। लेकिन दावत इस्लामी, जिसमें कहा जाता है कि जो भी इससे जुड़ता है उसके नाम के पीछे अत्तारी लगता है, रियाज अपने नाम के पीछे अत्तारी लगाता था। यह भी जानकारी कि वो पाकिस्तान होकर आया था। कमाल की बात यह है कि दावत इस्लामी जिसके साथ ये नाम जोड़ रहा है और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इस संगठन से जुड़ा था, बाकायदा इसकी ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं। 32 तरह के कोर्स ये चलाता है। अब जरा सोचिए, हर साल ये जलसा भी करता है, दावत जलसा करता है, जिसमें काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं, इससे जुड़ते हैं। और ये सब कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में हो रहा है, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, 109 से ज्यादा देशों में हो रहा है। इस्लाम का प्रचार करना, पैगंबर साहब का प्रचार करना, इस आधार पर इस संगठन को बनाया गया। और रियाज अत्तारी इसी से जुड़ा हुआ इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि संगठन से जुड़े लोग अपने नाम के पीछे अत्तारी लगाते हैं। वहीं उदयपुर में टेलर की हत्या का मामला कल जयपुर बंद रहेगा। हिंदू संगठनों और व्यापारिक संगठनों ने ऐलान किया है। घटना के विरोध में यह फैसला लिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से हत्या की गई उसकी सभी को मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन क्या इस पूरे घटना को धार्मिक रंग देना सही है? क्योंकि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। दोनों को पकड़ा गया है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से संगठन के साथ जुड़ाव देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि 1989 से यह भारत में सक्रिय है, तो सवाल यही कि अभी तक इसको रोका क्यों नहीं गया। और इसके दिल्ली और मुंबई में हेडक्वार्टर हैं, बाकायदा इनके नेता हैं, तो उनको कभी ट्रेस क्यों नहीं किया गया? इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता प्रतीक सिंह जी, बीजेपी नेता राखी राठौड़ जी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन साहब, और हमारे साथ सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी जुड़े हुए हैं। शुरुआत करेंगे राखी राठौड़ आपके साथ। बीजेपी लगातार बंद की भी बात कर रही है और सरकार को भी घेर रही है, जबकि सरकार ने घटना घटने के महज 2-3 घंटे के अंदर ही सभी को पकड़ लिया है। मेरा सवाल यह कि एनआईए आज जांच कर रही है, अच्छी बात है, ये पता चलना चाहिए। आज हमें पता चल रहा है कि पाकिस्तान से कनेक्शन है, पाकिस्तान घूम के आया है, वहां से वो बहुत कुछ सीख के आया है। मेरा सवाल यह कि जो दावत इस्लामी लगातार भारत के अंदर सक्रिय, दिल्ली में हेडक्वार्टर, मुंबई में हेडक्वार्टर, उसको अभी तक ट्रेस क्यों नहीं किया गया था? देखिए विजेंद्र जी, निश्चित तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो एक्शन लेना था कल के वाले इंसिडेंट में, वो एक्शन लिया। लेकिन लगातार जो इंसिडेंसेस लास्ट कई महीनों से हम देख रहे हैं कि जब सांप निकल जाता है उसके बाद लकीर पीटने का काम जो है वो सरकार करती है। हाई लेवल मीटिंग बुलाने की आवश्यकता तब थी जब उसको थ्रेट आए, उसने कहा पुलिस स्टेशन में, क्योंकि ये जो इंसिडेंट है ये एक अपने आप में अनोखा इंसिडेंट है। पूरे जयपुर शहर, ना कि राजस्थान के अंदर आप लोगों से बात करेंगे तो लोगों में एक भय का और रोष का एक माहौल है। उनको लग रहा है ऐसा कैसे हो सकता है कि वीडियो पहले भी मारते वक्त का वीडियो है, उसके बाद में फिर वीडियो बनाया, मतलब इतने हौसले बुलंद कहां से हुए? और ये हौसले बुलंद हुए हैं विजेंद्र जी, जो एक्शन नहीं लिया गया सरकार द्वारा पिछले बहुत सारे, चाहे मैं करौली हिंसा की बात करूं, जोधपुर की, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, लगातार ऐसे इंसिडेंसेस हुए, लेकिन सरकार द्वारा उस पर एक्शन नहीं लिया गया।
प्रदेश की जनता भी जानती है कि सरकार किस में व्यस्त थी। सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त थी। एक ऐसे राजस्थान में हम लोग बात कर रहे हैं, 3 घंटे के अंदर दोनों को पकड़ लिया गया, गौस को भी और रियाज को भी। देखिए विजेंद्र जी, इसके अलावा भी कईयों को गिरफ्तार कर लिया गया। और कितना क्विक एक्शन चाहिए? ये एक एक्शन के साथ कन्हैयालाल वापस नहीं आएगा। उसको पहले से थ्रेट था, उसने पहले से ये बताया था पुलिस थाने में जाकर कि मुझे इस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं, आप प्लीज एक्शन लीजिए। लेकिन एक्शन क्यों नहीं लिया? ये एक नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है, उसको हम एक नॉर्मल आपराधिक गतिविधि के साथ में कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें पहले से मालूम था कि ये लोग ऐसा करने वाले हैं। ये तो मैं कह रहा हूं कि सभी को इसकी पुरजोर तरीके से मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये तो बीजेपी के नेताओं को पता नहीं था कि थ्रेट मिल रहे हैं, इसको इस तरीके से थ्रेट मिल रहे हैं, इस तरीके का वीडियो है। उन्होंने पहले बंद क्यों नहीं किया? फिर जान बच जाती। सही कह रहे हैं आप, कन्हैयालाल नहीं जाते। ये कल का जो बंद का आह्वान है विजेंद्र जी, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, आम जनता में रोष है। मैं फिर ये बात कहूंगी, आप नॉर्मल पब्लिक से, आम पब्लिक से, सड़क चलते आदमी से अभी बात कीजिए, वो ये कहेगा कि सच में होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। हम भी अपना कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट दिखाएं। ये जरूरी नहीं है कि पार्टी, देखिए एक्शन ये होना चाहिए। अब जो भी है, देखिए आगे तो इनको इंटेलिजेंस की विंग जो है, एक्चुअली एक बात बताना चाहूंगी मैं, स्टेट स्पेशल ब्रांच की जो इंटेलिजेंस विंग है, उसमें 60% लोगों को सिर्फ सियासी सूचनाएं लगाने में लगा रखा है राजस्थान सरकार ने। क्यों? क्योंकि कुर्सी बचानी है, उनको विधायकों के पीछे लगा रखा है। आपकी इंटेलिजेंस विंग कहां जाती है? आपके पास इनपुट क्यों नहीं आते कि करौली में ऐसा हो जाएगा, जोधपुर में ऐसा होगा? लोगों ने घरों के ऊपर बहुत सारे पत्थर इकट्ठे कर रखे हैं, ड्रोन सर्वे क्यों नहीं होता? पहले से काम क्यों नहीं होता? जब ये काम नहीं होता तो उसके एक्शन के बाद में आप रिएक्शन चाहे किसी भी तरह से दे, लेकिन जिस परिवार ने अपने आदमी को खोया है उसकी आप पूर्ति नहीं कर सकते हैं। उसके साथ तो मैम पूरा देश खड़ा हुआ है, संवेदनाओं के साथ भी खड़ा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि पूरे देश को उस आग में झोंक दिया जाए। जिसने अपराध किया उसको कठोर से कठोर सजा मिले और कम से कम वक्त में मिले। सजा की बात तो सबकी होनी चाहिए। सजा की बात कर रहे हैं प्रतीक सिंह जी, बार बार राजस्थान में घटनाएं हो रही हैं, क्या सिर्फ ये कह देने भर से कि इसके पीछे कोई और है, घटनाओं को होने दिया जाएगा? ये इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये बहुत जघन्य अपराध है और इसकी हम बिल्कुल पुरजोर निंदा करते हैं। लेकिन शायद राखी जी को ये पता नहीं है कि हमने जो त्वरित कार्रवाई की, सरकार की जो कार्रवाई जो है वो देखनी चाहिए। 3 घंटे में हमने त्वरित कार्रवाई की है, सारे लोगों को पकड़ा गया है। बताइए, वो खुद उस वीडियो में बोल रहा है कि मैं 17 तारीख को, आज जुमे के दिन वीडियो बना रहा हूं, मैं उसकी हत्या करूंगा। 17 तारीख से 28 तारीख हो गई, उस दौरान कार्रवाई दिखाई नहीं दी। कल जब वही कन्हैयालाल पुलिस थाने जा रहा था कि मुझे थ्रेट मिल रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, उस दौरान कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही थी। कल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने आप पूरी एक प्रेस मीडिया से बात की है, उन्होंने पूरा बताया कि 10 तारीख को एक कंप्लेंट आई थी कन्हैया जी के खिलाफ, उनको फिर बुला करके और उनको किया, कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट से फिर उनको जमानत मिली। उसके बाद 15 तारीख को उन्होंने जाकर के एक कंप्लेंट कराई थी कि मुझे इस तरीके से थ्रेट मिल रही है। फिर दोनों तरफ के लोगों ने बैठ के समझाइश की और समझाइश करने के बाद में कॉम्प्रोमाइज किया गया रिटर्न में, और उसके बाद में फिर कॉम्प्रोमाइज किया गया। किसके साथ? गौस के साथ या रियाज के साथ? किसके साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ? जो भी उनको थ्रेट दे रहे थे, गौस दे रहा था और कोई दे रहा था, वो उस पूरी रिपोर्ट में है। लेकिन जो भी थ्रेट दे रहे थे, उनके पास जो थ्रेट आ रहे थे, जिन्होंने वीडियो बना करके डाला है, उनके साथ में दोनों पक्ष के लोगों ने बैठ करके समझाइश करके पूरा कॉम्प्रोमाइज किया गया। 15 तारीख को। और 17 को वीडियो बना रहा है वो। 17 को नहीं, हाँ 17 को उनको वापस कंप्लेंट देनी चाहिए थी, वो खुद 15 तारीख को। अच्छा, आप जो भी हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है, लेकिन अब जो हो गया है उसके पीछे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सरकार कैसे त्वरित कार्रवाई करेगी? सरकार ने यूएपीए के अंदर केस दर्ज किया है, एनआईए को उसकी जांच दी है, और सरकार, राजस्थान सरकार की नहीं, ये नेशनल जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, उनकी भी फेलियर है। आप बोल रहे हैं पाकिस्तान से वो ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं, नेपाल से वो ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं, तो फिर जो सेंट्रल एजेंसी वो कर क्या रही है? उनको फंडिंग आ रही है, फंडिंग कहां से आ रही है? आप मुझे बताओ। आप वो प्रोग्राम करते हैं, वो इतने बड़े प्रोग्राम करते हैं। वापस मैं आपके पास आऊंगा। योगेंद्र जोशी जी, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि एक फेलियर रहा जिसका परिणाम हम भुगत रहे हैं? लेकिन फिर भी जिस तरीके से इस घटना को धार्मिक एंगल से देखा जा रहा है वो गलत है, क्योंकि एक अपराधी था, अपराध किया उसने, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। लेकिन यह फेलियर जरूर है कि अगर वो किसी संगठन से जुड़ा था, अगर वो इस तरीके के थ्रेट दे रहा था, अगर इस तरीके के वीडियो अपलोड कर रहा था, तो पूरे तरीके से नेग्लिजेंसी रही। आज कुछ भी हो सकता है। विजेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं लगातार 2-3 दिन से देख रहा हूं, जो इस प्रकरण के पीछे जिस पुलिस के अधिकारियों का जो काम करने का तरीका है ना, वो बिल्कुल लचर है। ऐसा काम करने का तरीका मैंने तो मेरे जीवन में कभी नहीं देखा कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। एक आरोपी को जेल भेज दिया, और किस कारण से भेजा? 153 195 में।
फिर वो उसको दूसरे पक्ष धमका रहे हैं, फिर वो थाने आ रहा है। और आप देखिए थाने में आवागमन चल रहा है, थाना अधिकारी मौजूद हैं, एएसआई कांस्टेबल सब मौजूद हैं। क्या इसकी जानकारी सीओ को, एडिशनल एसपी को, एसपी को नहीं है? मैं समझता हूं अगर ये नहीं है तो ये मानिए कि ये पुलिस इस काबिल नहीं है कि हमारे यहां इस तरह से आप सुरक्षित रह सकें। सर यही तो वो पुलिस है जिसने 3 घंटे में फिर पकड़ा भी है। अरे भाई, वो इस तरह के लोग जो सरेआम अपना वीडियो बना रहे हैं, वो क्या पुलिस के डर से भागेंगे क्या? विजेंद्र जी, आप ताज्जुब है मुझे, आप ये बात कह रहे हैं, उनको इनाम दे रहे हैं, तो पकड़ा है उन्हें। अरे भाई, तो रोते हुए दिखाई दिए। अरे भाई विजेंद्र जी, वो तो वैसे ही सामने आ जाते। जो आदमी कत्ल करने के बाद में और कत्ल करने के पहले हथियार लहराता है, मुस्कुरा के बात करते हैं, कत्ल की करने की बात करते हैं, वो इस पुलिस से डरेंगे क्या? सर डरे तो हुए थे, ये कल पकड़े जब डरे तो हुए थे, गिड़गिड़ा रहे थे, मारिए मत हमें। अब आप देख लेना, मैं वीडियो नहीं चलाऊंगा, मैं उनका महिमा मंडन नहीं करूंगा सर, वरना मैं वीडियो दिखा देता कि गिड़गिड़ा रहे, हमें मत मारिए। आप 6 महीने बाद देख लीजिएगा इनके सपोर्ट में कितने लोग आते हैं और ये कब जमानत पे बाहर आ जाते हैं। मैं आपको मान जाऊंगा अगर आप इस चीज को देख लेंगे तो। एक जैसा सजा मिल जाएगी। इतने जघन्य अपराध के बाद भी क्या मैं ये 1% भी सोच सकता हूं कि इनको जमानत मिल सकती है? बिल्कुल। एक जैन साहब, सर अपराध इतना जघन्य है, अब इसमें अनुसंधान एजेंसी क्या सामने लाती है उस पर निर्भर करता है, क्योंकि न्यायालय जो अखबारों की खबरों से तो चलता नहीं। ये घटना राजस्थान में कोई पहली घटना नहीं है, इतनी जघन्यतम घटना जिसे हम टेररिस्ट एक्ट कहें, क्योंकि ऊपर लगा है, राज्य सरकार ने भी माना है, केंद्र सरकार ने भी माना है जी। परंतु ये जो भी झगड़े फसाद दंगे हो रहे हैं, कौन मारा जा रहा है इसमें? एक गरीब आदमी। आज से 5 साल पहले राजसमंद में लगभग, इतनी तो नहीं थी पर इससे मिलती जुलती एक घटना हुई थी, जब एक अफराजुल नाम के आदमी से मारा गया, कुल्हाड़ी से, और उसमें भी वीडियो चलाया गया था। और 5 साल बाद शंभूलाल रेगर का क्या हुआ, कितनी कठोर सजा मिली, किसी को पता नहीं। बल्कि समर्थन में आज मैं जोशी जी की बात से सहमत हूं कि अभी थोड़े दिन बाद इन दोनों बदमाशों के समर्थन में भी कोई संगठन जुट जाएंगे और पैसा इकट्ठा करेंगे, जैसे 5 साल पहले शंभूलाल रेगर के पक्ष में जुटे थे और न्यायालय के ऊपर तक जाकर तिरंगा हटाकर एक धर्म विशेष का झंडा लगा दिया गया। हमारे यहां समस्या है कि जाति धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पर आतंकी हमेशा धर्म का सहारा लेते हैं और धर्म की आड़ में बचने की कोशिश करते हैं। ऊपा जैसा गंभीर अपराध इसके ऊपर लगाया गया है। अब देखने की बात यह है कि इसमें कितनी जल्द है, क्योंकि स्पेशल कोर्ट है, अब केंद्र सरकार की एनआईए एजेंसी इसकी जांच करेगी, उन्हीं की कोर्ट इसकी ट्रायल करेगी, दिलाते हैं। पर प्रश्न यह है कि विधायकों को बचाने के लिए तो सीआरपीएफ लगा दी गई। मैं मानता हूं राजस्थान सरकार की टोटल फेल्योर है। राजस्थान का वो पूरा सब इंस्पेक्टर से क्या वहां कर एसपी से लेकर नीचे तक को सबसे पहले उनको गिरफ्तार करना चाहिए कि जो 17 तारीख से निरंतर 27 तक उस आदमी को सुरक्षा नहीं दे पाया और उसको मरने के लिए छोड़ दिया एक आम आदमी को। परंतु केंद्र सरकार भी तो सीआरपीएफ लगा सकती थी एमएलए के लिए, पर दोनों सरकारें और दोनों राजनेता सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और मर गरीब आदमी अभी भी कंफ्यूज हूं इस मामले को लेकर। अगर आपके पास पुख्ता जानकारी है तो आप दीजिए। ये तो सच है कि उस वीडियो में कहा गया कि 17 तारीख है, जुमे का दिन है, आज मैं ये कह रहा हूं कि हत्या करूंगा मैं और मुझे कोई डर नहीं है, मैं जन्नत जाना चाहता हूं और भला भला क्या क्या कहा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन मुझे यह जानकारी नहीं है कि वो 17 तारीख को वीडियो अपलोड किया गया हो। वो वीडियो चाहे 17 के बाद का हो, पर यह तय है कि कन्हैया लाल पुलिस थाने में जाकर ये कह रहा था कि मुझे सोशल मीडिया पर धमकी मिल रही है और पुलिस ने खुद माना है और एक एएसआई भंवरलाल को निलंबित किया है कि उसने उनका राजीनामा करा दिया था। ये राजीनामा कराने का काम था या उस आदमी को सुरक्षा देने का काम था, उसकी जान बचाने का काम था? लेकिन एक जैसा वर्तमान स्थिति में आप भी जानते हैं कि एक सोशल मीडिया के पोस्ट पर हर दिन हजारों धमकियां मिलती हैं, हजारों थ्रेट मिलते हैं। बिल्कुल यही मैं और ये भरे पड़े हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अगर पुलिस इसी हिसाब से सिक्योरिटी देने लगी तो सर थानों में पुलिस नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही कह रहे हो, पुलिस का काम सिर्फ नेताओं की गुलामी करना रह गया। दावते इस्लाम से जुड़ा हुआ आदमी राजस्थान में रह रहा है,
न केंद्र की सरकार को पता है, सर, न वो तो राजस्थान संगठन ही की रह रहा सरकार है, को पता है। वो तो संगठन ही काम कर रहा है। तो दिल्ली में आपकी- हेडक्वार्टर, मुंबई में आपकी हेडक्वार्टर, कर रहा हर है। साल जलसा करता है। उस संगठन इसका पर मतलब ये है कि प्रतिबंध नहीं सरकार, लगाया गया। सर, इसका उस संगठन पे प्रतिबंध नहीं लगाया गया, एक और फिर एजेंट कह रही है कि साहब, पुलिस जी, बहुत अच्छे काम एक कर रही एजेंट है। साहब, अरे एक एजेंट इंटेलिजेंस और साहब। पुलिस का काम क्या सर, है? मैं ये इन कह रहा लोगों हूं, को खोजना ठीक उनका है। काम नहीं तो किसका बिल्कुल काम ठीक है? बात है, लेकिन एक एजेंट साहब, ये भी तो सच्चाई है कि हर साल वो जलसा करते हैं। दिल्ली में हेडक्वार्टर, मुंबई में रूप से। हेडक्वार्टर, हर दिन लोग जुड़ते हैं। 32 तरीके के ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं। मैं मानकर चल रहा हूं ना इससे कि वो काम कर रहे हैं जो शायद कानूनन गलत नहीं है। गलत है। पीछे से क्या कर रहे हैं मैं ये नहीं जानता। कानूनन गलत था, पर न तो केंद्र की एजेंसीज ने जांच की और जी। न राज्य की एजेंसीज ने जांच की, क्योंकि उन्हें फुर्सत नहीं है कि देश की ये सुरक्षा मैं पर मानूंगा ध्यान कि दें। वो पर्दे के पीछे आतंकी संगठन को अगर पनपा रहे हैं तो ये जांच करनी चाहिए और उन पर लगाम लगानी चाहिए। सुधांशु माथुर जी, सर, इस पूरे घटनाक्रम के बाद, क्योंकि पूरा प्रदेश इस वक्त कई चीजों को भुगत रहा है, पूरा नेटबंदी भुगत रहा है, 144 को भुगत रहा है, इस वक्त डर के साए में है, क्या वाकई में जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम घटा, पहला सवाल ये, क्या लोकल पुलिस, इंटेलिजेंस और एनआईए या फिर जो भी ब्यूरो हैं जो इस तरीके के थ्रेट को डिटेक्ट करते हैं, सोशल मीडिया पर डिटेक्ट करते हैं, वो सब फेल रहे? और दूसरा क्या ये कि जिस तरीके से एक्शन इसके बाद लिया गया, अगर वो उसका 20% भी पहले होता तो शायद घटना नहीं होती। देखिए विजेंद्र, हम सब लोग चर्चा तब करते हैं कि जब कोई घटना घट जाती है। घटना से पहले मुझे लगता है कि शायद हम बहुत सारी चीज़ों को इसलिए टाल देते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। जो ऐसा कुछ नहीं होगा का जो जुमला है ना, वो इन सब घटनाओं को जन्म देता है। मैं सिलसिलेवार एक एक की बात का जो है वो जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह से ये कहा गया कि केंद्र की एजेंसी फेल और राज्य की एजेंसियाँ फेल, तो जाहिर सी बात है फेल हुई तभी ये घटना हुई। अगर दोनों एजेंसियां अपनी अपनी जिम्मेदारियों को मान लेते या उनका तत्परता से निर्वहन करते तो शायद ऐसी घटनाएं नहीं होती। लेकिन इसके लिए एक सीधी सी एक लाइन होती है कि निज़ाम का इकबाल जो है वो बुलंद नहीं है। अगर इकबाल बुलंद होता है ना, मुझे अच्छे से ध्यान है जब हम छोटे थे, खाकी की वर्दी वाला हमारे सामने से निकल जाता था ना तो अपने माँ बाप के पीछे छुप जाते थे। मतलब इतना एक डर होता था। ऐसा नहीं था कि वो खाकी वर्दी वाला आपके डंडा मार रहा होगा, लेकिन इकबाल बुलंद था। पुलिस का इकबाल बुलंद था, खुफिया एजेंसियों का इकबाल बुलंद था। एक दौर का वो पाकिस्तान था जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाके चिल्लाता था कि हमारे यहाँ जितने बम ब्लास्ट हो रहे हैं वो रॉ करा रही है। भारत का इकबाल बुलंद था दुनिया के अंदर। क्या हुआ? हम खुद आपस में अपने अपने छोटे छोटे मसलों में इतना उलझ गए कि हम अपनी आंतरिक सुरक्षा को भूल गए। आज आप पाकिस्तान की एजेंसियों पे या वहाँ के संगठनों पे आरोप लगा दीजिए, तो भाई यहीं से चालू करते हैं कि राजस्थान की खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी जी। क्या खुफिया एजेंसी, जैसे सही कहा कि क्या विधायकों और जो राजनीतिक जासूसी में लगी हुई थी क्या? अगर जलसे हो रहे हैं, सबको मॉड्यूल पता है, तो उसके ऊपर क्यों नहीं अब तक जांच हुई? और जिस तरह से कि दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर है, लगातार वो अपना जाल फैलाए जा रहे हैं, तो उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? कहीं ना कहीं तो कोई तो तुष्टिकरण हो ही रहा है ना विजेंद्र। आप माने चाहे नहीं माने, हो सकता है कि ये शब्द कटु लग रहे हो, लेकिन आम समाज के लिए ये नासूर बनता जा रहा है। आप बताइए कन्हैया का क्या दोष था जिसकी इतनी जघन्य हत्या कर दी? उसका वीडियो सुना है किसी ने? वो जिस तरह से चिल्ला रहा है, जानवर को नहीं काटा जाता, और उसके बाद बेखौफ यही लोग क्या कर रहे हैं? वीडियो बना के डाल रहे हैं, समाज में आतंक फैला रहे हैं। जी। तो अंकुश लगाना बेहद जरूरी है, इकबाल बुलंद करना बेहद जरूरी है। हाँ, इसके अंदर आम नागरिक का भी, जो मैं कहूँगा कि उसका भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के जो मसले होते हैं उसको हम मतलब हल्के में लेके नहीं टाल दें। अगर मान लीजिए कोई एक अमुक व्यक्ति अपने पड़ोसी को कहता है कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा, तो पड़ोसी का आज के समय में दायित्व बनता है कि वो उसकी मदद करे। 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5 बने, तब जाके आप जो है अपना आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। अगर हम ये सोच लें कि सरकार ही जो है हमें सुरक्षा देगी या पुलिस ही हमें सुरक्षा देगी, तो आज जो जनसंख्या का घनत्व बढ़ा है और उसके मुताबिक जो आपकी सुरक्षा व्यवस्था है उसमें आम आदमी को भी सजग होना पड़ेगा। तो यहाँ ये है ना कि आपसी रंजिश के मामले नहीं है जिसमें आप एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएंगे।
इनको तो धार्मिक चोला पहनाया जा रहा है। इधर से 4 खड़े होंगे, उधर से 10 खड़े होंगे। विजेंदर, जब कोई घटना होती है उसके हम अलग अलग जो है वो एंगल निकालते हैं और अलग अलग तरीकों से लोग उसको ब्रीफ करते हैं या अपनी अपनी बात कहते हैं। अब कोई इसको धार्मिक जो है वो जिहाद से जोड़ेगा, कोई इसको रंजिश से जोड़ेगा, कोई जो है सामाजिक असुरक्षा से जोड़ेगा, कोई पुलिस का नकारापन बताएगा, कोई समाज का जो है उसका सरकार का नकारापन बताएगा, कोई केंद्र सरकार का नकारापन बताएगा। लेकिन कुल मिला के यह है कि एक निर्दोष आदमी की जानवर से ज्यादा बेरहम हत्या की गई है, उसकी घोर शब्दों में निंदा की जानी चाहिए बनिस्बत इसके कि आज भी जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे को कोसे। आज जरूरत इस बात की है कि समाज एकजुट हो, आदमी एकजुट हो, एक दूसरे की मदद करें और अगर किसी को कहीं भी इस तरह का लैकुना पता लगता है तो वो तुरंत जो भी सुरक्षा की इकाइयां हैं उनको जो है इसकी सूचना दे और उनका दायित्व बनता है कि वो आम नागरिक को जो है वो सुरक्षा। विषय विशेषज्ञ सुभाष शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। सुभाष शर्मा जी, सर, नेट को अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं किया जा सकता, अधिकारियों की छुट्टियों को अनिश्चित काल के लिए रद्द नहीं किया जा सकता, धारा 144 को अनिश्चित काल के लिए लगाया नहीं जा सकता। मेरा सवाल यह कि अगर गुस्सा है तो गुस्से को दबाया नहीं जा सकता, गुस्से को शांत किया जा सकता है समझाइश के जरिए। क्या आपको लगता है कि इस वक्त जरूरत इन नेटबंदी और इन सब की नहीं बल्कि पब्लिक के बीच में जाकर यह विश्वास पैदा करने की है कि हम साथ हैं, आप सुरक्षित हैं और आप आपस में किसी के चक्कर में मत लड़िए? जी, आपने ठीक कहा विजेंद्र जी। बात असल में यह है कि यदि क्राइम के अंदाज से इस घटना को यदि हम देखते हैं, वारदात को देखते हैं, तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर किस्म की वारदात है तो हमारे क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से यदि हम देखते हैं। लेकिन ये बेसिकली इतना सहज मामला नहीं है। ये भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, भारत के संविधान के लिए, भारत के टोटल स्ट्रक्चर के लिए एक वेकअप कॉल की तरह से है उदयपुर की घटना। और ये वेकअप कॉल इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, आपको याद होगा फ्रांस में जब चार्ली हेब्दो मैगजीन में कार्टून छपे थे प्रॉफिट, बिल्कुल सर, याद है मुझे, और उसके बाद को जला दिया गया था। जिस तरह से उन्मादियों ने वहां जाकर चार्ली हेब्दो मैगजीन के लोगों के साथ जो भी कत्लो-गारत किया, इसके लेकिन उलट फ्रांस की जनता ने, फ्रांस के गणतंत्र ने, फ्रांस के जनसंघ ने जिस तरह का मैसेज दिया और उन्होंने रिजेक्ट किया कि हम हमारी जो अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको कहीं भी डेंट नहीं होने देंगे। नुपुर शर्मा का केस यहां पर इसलिए रेलेवेंट हो जाता है कि नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा वो कानून की जद में था, कोर्ट में जाया जा सकता था, लेकिन जिस तरह का मैसेज दिया गया उस मैसेज ने साबित किया कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच में कहीं कोई निष्ठा और किसी तरह का भी कमिटमेंट उस तरह का नहीं है जो कि भारत का गणतंत्र सिखाता है। और यही वो मौका था जिसने इन जिहादियों को, इन उन्मादियों को वो मौका दिया कि वो इस तरह की हरकत कर पाए। और जिस तरह की मैसेजिंग होती है, देखिए क्या होता है समाज में, एक बहुसंख्य समाज हो, सरकार हो, सरकार क्या कर सकती है? बहुसंख्य समाज की भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, यह आप हम सब जानते हैं। लेकिन सरकार एक काम कर सकती है कि सरकार अपनी जो अभी सुधांशु जी ने कहा, निजाम का जो इकबाल है वो सरकार का काम होता है, वो कहीं ना कहीं ढीला हुआ है। और जब भी कभी दुनिया में कोई अपराध होता है, कोई उन्मादी भीड़ काम करती है, वो सरकार की इसी ढिलाईपन के मैसेज के ऊपर काम करती है। अब बात आती है कि हमारे यहां जब कभी भी कोई आतंकी घटना होती है, हम इसको अपराध के नजरिए से, अपराध मानकर इसकी जांच शुरू करते हैं, जबकि इसके पीछे असल कारण दूसरे हैं जो कि 1400 साल से हमारे समझ में नहीं आ रहे हैं। हम उस टर्मिनोलॉजी को नहीं समझना चाहते हैं, हम उन स्क्रिप्चर्स को नहीं समझना चाहते हैं जिन स्क्रिप्चर्स से ये घटना, उदयपुर वाली जो घटना है, ये अस्मा बिन मरवान की जो घटना है, 624 की घटना है, सन 624 में जो घटना हुई, ये घटनाएं रिपीटेडली होती हैं। ये जो मौलाना साद जो पाकिस्तान में पकड़ा गया था, आपको ध्यान होगा, जिसको कोरोना के नाम पर फिर मर भी गया वो, ये जो मौलाना साद था, ये नारा वही लगा रहा था जो नारा ये गोश लगा रहा था कल। ये सेम पैटर्न है सर। जो नारा गोश लगा रहा है वो सब थोड़ी ना लगा रहे हैं, वो पूरा मुस्लिम समुदाय थोड़ी ना लगा रहा है सर। होता अक्सर क्या है कि पूरा जो समुदाय, जब शंभू रैगर ने घटना को अंजाम दिया था तब थोड़ी ना सब हिंदू उसी के पक्ष में आकर खड़े हो गए थे। की घटना होती है तो हमारा बहुसंख्य समाज, मैं वही कह रहा था, उस बीच में सरकार की बात आ गई थी, मैं वही कह रहा था कि बहुसंख्य समाज ये कर सकता है कि इस तरह के उन्मादियों को, जिहादियों को रोके और उनकी कड़ी भर्त्सना करे। लेकिन ये जब भी कभी वो घटना जो आप शंभूलाल के बता रहे हैं, तब उससे उलट था, तब वो समाज नहीं बोल रहा था, अब ये समाज आगे नहीं आ रहा। लेकिन एक और बात है इसमें, देखिए क्या है कि एक होता है एक्सेप्शनल वारदात,
यू कैन नॉट जनरलाइज द एक्सेप्शंस, लेकिन पूरी दुनिया में जो काम हो रहा है उसको आप जनरलाइज कर सकते हैं। वो यदि स्क्रिप्चर से आती है तो फिर उसका स्क्रिप्चर सर फिर तो समाधान ही नहीं है, फिर आप समाधान इसका क्या खोजेंगे? वापस मैं आपके पास आऊंगा, फिर तो आप गृह युद्ध की तरफ कह रहे हैं, क्योंकि ईच एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। सर नो भाई, अभिव्यक्ति की आजादी तो हर तरफ है ना सर। आप अभिव्यक्ति की आजादी रखते हैं ना, तो आपको कोई मना नहीं करता है। बात यह है कि आप धनुष बाण और तीर कमान लेकर थोड़ी चलते हैं, आप हाथ में घोटा लेके थोड़ी चलते हैं। लेकिन जो सुन्नत है उसका मसला है। असल में भारत में ये कम था। भारत में हम आराम से इसलिए थे कि भारत का जो बहुसंख्यक समाज है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो इतना कट्टर नहीं था। लेकिन मैंने आपको इसलिए कहा कि ये जो वारदात है ये वेकअप कॉल है। मैंने ये नहीं कहा कि भारत में अब तक वेकअप कॉल्स होती रही हैं। इस घटना को लेकर कहा है कि ये वेकअप कॉल है और इसके ऊपर हमें बहुत हो जाएगी, धार्मिक चश्मे से देखेंगे। सुभाष जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने कहा कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, तो इसमें सजा भी क्या होनी चाहिए? फिर फांसी है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर में तो कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। तो आपको लगता है कि जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर देश के अंदर एक उन्माद है, तो क्या जैसे कि कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं, बाद में इनके खिलाफ मतलब इनके साथ लोग खड़े हो जाएंगे, मामला ढीला पड़ जाएगा, क्या आपको लगता है कि इस तरह के अपराध में जो न्यायालय है वो कहीं ढिलाई बरत सकता है? नहीं, देखिए, जो जुडिशियल प्रोसेस है वो ट्रायल कोर्ट से लगाकर सुप्रीम कोर्ट तक खुला है और हर भारतीय के लिए खुला है। अब इसमें है कि अब ट्रायल कोर्ट में मान लीजिए इनको फांसी हो जाती है, लेकिन इनके पास अपील का अधिकार है, और अपील में यदि हाई कोर्ट जाते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो ये एक डिले टैक्टिस हो सकती है। लेकिन जो कानून का जो स्थापित प्रावधान है उसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट में सुप्रीम कोर्ट भी उस तरह से कोई बियॉन्ड नहीं जाता। आपने भी देखा। मुझे लगता है विजेंद्र, एक रिएक्शन जैन साहब से भी लेना चाहिए इसके ऊपर। जैन साहब, देखिए, जहां तक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की बात है, निश्चित रूप से जो केस बनाया गया है, और अगर ये केस कोर्ट में इसी तरीके से साबित हो जाता है, क्योंकि न्यायालय की आंखों पर पट्टी होती है, न्यायालय खबरों के अनुसार फैसला नहीं करेगा, वह रिकॉर्ड पर जो एविडेंस जाएगी, रिकॉर्ड पर जो साक्ष्य आएगी, उसके आधार पर अगर आज जो कुछ है वही न्यायालय में साबित होता है, तो ये एक प्रीमेडिएटेड, एक धार्मिक प्रधानता से किया हुआ मर्डर और एक बिना किसी अपने आप को गलत माने किया हुआ मर्डर है, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आ रहा है, जिसका समाज पर बहुत बुरा असर जा रहा है। पर इन सबके लिए आवश्यक है कि न्यायिक एजेंसी, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, आज जो हम सब बातें कर रहे हैं, ये सब की सब बातें, ये एविडेंस कोर्ट के सामने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव होना जरूरी है। वहां पर अगर किसी किस्म की कमी रही, किसी किस्म का लेक्यूना रहा, तो फिर इसका वो वांछित प्रभाव नहीं मिल सकता। सर, लेकिन अब तो ये पूरा मामला ये एनआईए के अंडर चला गया ना। एनआईए भी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो भी दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार अनुसंधान करती है, उसकी ट्रायल भी उसी तरीके से एक स्पेशल कोर्ट में होगी, जो कि एक सेशन जज द्वारा प्रेसाइड की गई है और जिसको एक स्पेशल पीपी प्रेसाइड करेगा। एनआईए सिर्फ एक एजेंसी है, अभी तक घूम रहा है इधर उधर अदालतों में, हो सकता है कि 10-15 साल इस केस में भी निकल जाए। यदि यही तरीका रहा था, अगर उचित तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर क्या फास्ट ट्रैक में ला सकते हैं इसको? स्पेशल कोर्ट का प्रोविजन है एनआईए एक्ट में, और डे टू डे हियरिंग का प्रोविजन है। कुछ मामलों में बहुत जल्दी सजा हुई है, पर एनआईए में ही कुछ मामलों में 2008 में एनआईए एक्ट आया, 2009-10 में अदालतें बन गई, कई मामलों में 10-10 साल से। जैसे विजेंद्र, हमने देखा कि एक बच्ची के साथ रेप हुआ था और उसको बहुत जल्दी उसमें जो 39 दिन में जी उसके अंदर फांसी की सजा हुई थी। फांसी की सजा हुई थी, और एक मामले में जब फांसी की सजा दे दी गई थी, हो गया, तो बाद में पाया गया कि पुलिस वालों ने मामला ही झूठा बनाया था। तो इसलिए ये तो एविडेंस, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं होगा सर, यहाँ तो एविडेंस पूरे वीडियो है। एविडेंस आज जानना चाह रहा हूँ, क्या एविडेंस कोर्ट के सामने जाएंगी, फैसला ले सकती है कि एक स्पेशल कोर्ट के अंदर इस पूरे केस को ले जाया जाए? एनआईए एक्ट के जितने भी मामले हैं वो स्पेशल कोर्ट में ही चलते हैं, और एनआईए एक्ट 2000 एक्ट में प्रावधान है कि ये डे टू डे ट्रायल की जाएगी। उनकी अगर अपील होती है तो हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील होगी, और कहीं उसकी अपील नहीं। लेकिन विजेंद्र, एक सवाल ये उठता है कि अभी पुलिस भी इसकी जांच कर रही है जैन साहब, और एनआईए को ये मामला दे दिया है, तो मामला कौन सी अदालत में चलेगा, ये एक सबसे महत्वपूर्ण हो जहां मामला एनआईए अपने हाथ में ले लेती है। पहली चीज तो मैं बताऊं कि राज्य सरकार एनआईए को किसी केस के लिए रिकमेंड नहीं कर सकती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है,
क्योंकि ऊपर लगा दिया गया है, इसलिए शेड्यूल्ड ऑफेंस में आ गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही तय करती है कि इसकी ट्रायल, इसकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए द्वारा की जाएगी या स्टेट पुलिस द्वारा की जाएगी। तो जब एनआईए ने इस केस को हाथ में ले लिया है, आई डोंट नो कि अभी तक लिया या नहीं लिया, क्योंकि उसमें लिखा जाता है कि वो रिपोर्ट देते हैं, उसके अंदर 15 दिन के अंदर अंदर राज्य सरकार बताएगी उनको, उसके बाद एनआईए तय करती है कि हम अपने पास रखेंगे। गृह मंत्रालय का ट्वीट बता रहा है कि एनआईए ने जो है इसको टेक ओवर कर लिया। अगर एनआईए ने इसको टेक कर लिया तो अब सारा इन्वेस्टिगेशन एनआईए करेगी और राज्य सरकार की एजेंसी उनकी सहायता करने के लिए बाध्य है। ठीक है प्रतीक सिंह जी, राजस्थान में आम आदमी सुरक्षित रहे, जिम्मेदारी कोई ले भी पाएगा नहीं ले पाएगा? बिल्कुल सरकार जिम्मेदारी ले रही है और जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई की गई है वो अपने आप में एक नजीर है और हम लोग प्रतिबद्ध सर हैं। करौली हो गया, अलवर हो गया, जोधपुर हो गया, उदयपुर हो गया, नहीं सब सारे मामलों में हमने बहुत जल्दी कार्रवाई की है और जो कल का जो मामला है उसके अंदर हमने जो 5 पुलिस वाले जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया है उनको हमने आउट ऑफ टर्म प्रमोशन भी दिया और है। उनको कुछ दिया जिन्होंने सुरक्षा नहीं दी कन्हैयालाल को? नहीं, उसको वो जो एएसआई थे, जो एसआई थे जिन्होंने जो राजीनामा कराया था उनको सस्पेंड कर दिया है हमने और उसके ऊपर पूरी कार्रवाई चलेगी। और वहां क्या बाकी अधिकारियों को कोई जिम्मेदारी नहीं प्रतीक? सर वो उसके लिए तो इन्वेस्टिगेशन अभी सस्पेंड किया, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी कि उन्होंने आगे के अधिकारियों को बताया कि नहीं बताया। करने से मामले को आप जो है वो जो है उसको सेटल मान लेंगे क्या, ये बताइए? नहीं, बिल्कुल सेटल नहीं मान रहे हैं और सारी चीजों के लिए जब आप बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के कोई चीज आगे नहीं बढ़ ये सकती। कहना चाह रहे हैं कि भाई घटना तो होगी, हम रोक नहीं सकते, नहीं, ऐसा घटना होने के बाद हम कुछ कर पाएंगे। सर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, आप मेरी बात समझे। मैं ये कह रहा हूं कि घटना होना एक अलग बात है और घटना होने के बाद कार्रवाई करना सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी। इनपुट नहीं है तो फिर बंद कीजिए सब। नहीं सर, वो सारे इनपुट नहीं है ना, उनके पास पैसा कहां से आ रहा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट बता नहीं पा रही है। ये स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी जाके पता करेगी कि उनके पास ये सारे काम करने के लिए पैसा कहां से आ रहा है। एक चाकू के लिए इतने पैसे की जरूरत नहीं होती। चाकू नहीं, आप बोल रहे हो कि वो सारे वो पूरे वो प्रोग्राम करता है सर, दिल्ली में प्रोग्राम कर रहे हैं। दिल्ली खुफिया एजेंसी होती है, स्टेट की भी खुफिया एजेंसी होती है, बिल्कुल केंद्र की खुफिया एजेंसी के भरोसे स्टेट नहीं चलते हैं सर। बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। खुफिया एजेंसी की कहीं ना कहीं चूक हुई है, जब ये घटना हुई है मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं। मैं इस बात से चूक हो जाती है, अलवर में चूक हो जाती है, जोधपुर में चूक हो जाती है, उदयपुर में चूक हो गई। मैं इस बात से वो इत्तेफाक रखता हूं कि चूक जरूर हुई है, लेकिन चूक होने के बाद में जिस तरीके से कार्रवाई की है वो भी आपको पुलिस का एप्रिशिएशन करना चाहिए। जाग पा रहे हैं नहीं जाग पा रहे हैं किसी? बिल्कुल जागे हुए हैं, पहले से जागे हुए हैं हम लोग। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हर आम नागरिक की सुरक्षा जो है वो हमारी सरकार की प्राथमिकता है। राखी राठौर जी, क्या सिर्फ कहां किसकी सरकार गिरानी है, किसकी सरकार बनानी है, किसमें क्या करना है, इसके बीच में क्या यह सोचा जा रहा है कि कहां आम आदमी के अगेंस्ट किस तरीके से द्वेष पैदा हो रहा है, कहां धर्म के आधार पर तनाव बढ़ रहा है, कहां नए नए मॉड्यूल तैयार हो रहे हैं, कहां अलग अलग संगठन तैयार हो रहे हैं, इसको फोकस किया जा रहा है? पाकिस्तान चीन से सुरक्षा बाद में दीजिएगा मैम, आंतरिक सुरक्षा पहले चाहिए देश को। बिल्कुल विजेंद्र जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आंतरिक सुरक्षा जो है पहला मुद्दा होना चाहिए और 2014 के बाद में ये कश्मीर का हिस्सा अगर हम छोड़ दें तो कहीं देश के अंदर कोई बम ब्लास्ट नहीं हुए जो पहले हमने मुंबई में देखे, बैंगलोर में देखे, राजस्थान में देखे। तो इस तरह के केसेस नहीं हुए हैं। यहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर है, क्योंकि देखिए अभी आप लोग बात कर रहे थे कि धमकियां तो सोशल मीडिया पे मिलती रहती हैं, हर एक पे अपन कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन ये धमकी डिफरेंट थी। आज हमारे प्रदेश के गृह राज्य मंत्री ये कह रहे हैं कि 2014-15 के अंदर वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आया था। तो जो सूचना आपने इस 24 घंटे के अंदर निकाली, क्या ये उस समय निकाली जा सकती थी जब पुलिस थाने में इस नामजद रिपोर्ट थी? ये नहीं, पुलिस थाने में आई थी पहले रिपोर्ट। प्रतीक जी बीच में मत बोलिए। एक तो देखिए ये सभ्यता रखिए आप, ये तरीका नहीं होता। मैंने आपसे बात नहीं करी थी जब आप बोल रहे, अगर ऐसे करने को तैयार हूं। इंटरनेशनल आतंकी मॉड्यूल को ब्रेक करने की जिम्मेदारी किसकी है मैम? बिल्कुल निश्चित तौर पे है और ये प्रोटेक्शन दिया है। आज आम जन के अंदर एक विश्वास हुआ है कि मोदी गवर्नमेंट के अंदर पूरे देश के अंदर जिस तरह की आतंकवादी घटना होती थी वो अब नहीं हो रही है। समझ नहीं आता मैम कि लेकिन राजस्थान की गिरफ्तार किया गया है। राखी राठौर जी, अगर कल गिरफ्तार किया गया है, आज दावत इस्लामी भी सुना जा रहा है, उसके 32 ऑनलाइन कोर्स भी सुने जा रहे हैं, यह भी पता चल रहा है कि वो पाकिस्तान हो किया है, यह भी पता चल रहा है कि जिहादी का अलग से ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था। जब घटना घटने के बाद इतनी इंफॉर्मेशन आ सकती है, पहले क्यों नहीं? मेरी भी बात यही है कि घटना घटने के बाद में इंफॉर्मेशन, आज गृह राज्य मंत्री जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुझे लगता है कि ये पहले जानकारी, क्योंकि ये स्पेशल केस है, इसमें पहले से मालूम था कि ये पर्टिकुलर लोग हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आप यूपी का उदाहरण देखिए ना, वहां पे गवर्नमेंट ने अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए, जहां हर महीने दंगे होते थे, लेकिन वहां नहीं हो रहे। हाँ, देश की, मैं भी देश की बात कर रही हूँ, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में अगर काम करना शुरू किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो इन्हीं के प्रधानमंत्री, इन्हीं के जो मुख्यमंत्री लगातार ये बोलेंगे हमारी जो पावर्स थी उनको छीन लिया, हम पे काम कर लिया, और
निश्चित तौर पे अब जरूरत है राजस्थान के अंदर की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति राजस्थान में इनसे नहीं संभलेगी, पूरी तरह से फेलियर है विजेंद्र जी, पूरी तरह से फेलियर है राजस्थान की गवर्नमेंट। गृह मंत्री एक राजस्थान जिसकी पृष्ठभूमि एक बहुत साइलेंट प्रदेश के रूप में हुआ करती थी, वहां पे देने में पूरी तरह से वहां के लोगों पे एक विश्वास कायम करने में पूरी तरह से फेल रहे हैं। आज जरूरत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टेक ओवर करे। मैं ये जानना चाह रहा हूं राखी राठौर जी, ब्लेम करना बहुत आसान है मैम। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि अब ये पता चल रहा है कि वो पाकिस्तान होके आया, अब ये पता चल रहा है कि उसने ऑनलाइन जिहाद की ट्रेनिंग ली है, अब ये पता चल रहा है वो दावत इस्लामी से जुड़ा हुआ है, उसके सरनेम के पीछे अत्तारी है। अत्तारी तो पहले से लगा होगा ना। सेंट्रल एजेंसीज एक्टिव क्यों नहीं हुई? क्या घटना घटने के बाद एक्टिव होंगी? देखिए निश्चित तौर पे सेंट्रल एजेंसीज एक्टिव हैं, तभी तो इस तरह के केसेस नहीं हुए। आप देखिए ना पिछले 8 साल, देखिए आतंकी घटनाएं जो पहले हुआ करती थी वो अब नहीं होती हैं, तो ये कमी जो आई है वो सेंट्रल एजेंसीज की। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि अगर ये संगठन आतंकी संगठन होता तो खुलेआम जल से नहीं होते, 32 ऑनलाइन कोर्सेज नहीं चल रहे होते। लेकिन मुझे ये ताज्जुब है कि जो आज सारी बातें हो रही हैं, यही तो बातें वक्त से पहले पता करना इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी होती है। क्या आप ये मान रहे हैं वर्तमान स्थिति में इंटेलिजेंस घटना घटने के बाद एक्टिव हो रहा है? देखिए इंटेलिजेंस एजेंसी ही ये इनपुट देती है कि कौन सा संगठन किन गतिविधियों में लिप्त है, उसके कौन कौन से सदस्य हैं, उनके तार कहाँ कहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनका अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, उनके बड़े बड़े साइबर सेल होते हैं जो सारी व्हाट्सएप पर और इस पर आपकी फेसबुक पर और अन्य जो सोशल मीडिया है उन पर निगरानी रखते हैं, उनको स्पेशल एजेंसीज दी जाती है। परंतु अब आप करेंगे आज पता लगा, आज कैसे पता लगा ये तो अभी योगेंद्र जोशी जी बता देंगे कि कल शाम को जब उसे गिरफ्तार किया होगा और पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की होगी तो वो सारी सच्चाई अपने आप बोल गया कि मैं कहाँ कहाँ गया। जो चीज एजेंसी पता नहीं कर पाई वो पुलिस के 2 डंडों ने सारी की सारी बात उससे निकला दी होगी, इसलिए ये बात आसान। पर निश्चित रूप से जो एजेंसीज हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज उनकी फेल्योर हैं, वो दावते इस्लामी के कुकृत्यों के बारे में नहीं बता पाई, उनके एजेंडा के बारे में नहीं बता पाई, इसीलिए उस पर जो बैन भी नहीं लगाया गया, वो संगठन खुलेआम काम करता रहा। ऐसा सिम्मी के साथ भी हुआ था। सिम्मी काफी सालों तक हिंदुस्तान में काम करता रहा था, बहुत समय बाद पता लगा कि ये आतंकी संगठन है। तो ये हमारी एजेंसीज की लापरवाही है और इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। योगेंद्र जोशी जी, क्या सर वाकई में लोकल जिस तरीके से गांव बस्ती के अंदर पुलिस का नेटवर्क हुआ करता था और छोटी छोटी घटनाएं पता चल जाती थी, क्या वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो चुका है? विजेंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पुलिसिंग थी वास्तविकता में वो तो बिल्कुल खत्म सी हो गई है। थाने से जाब्ता बाहर निकलता नहीं है, थाना अधिकारी को इलाके का ज्ञान नहीं होता है। अब आप देखिए डूंगरपुर में 2 SHO 5-5, 10-10 लाख रुपए रिश्वत ले रहे हैं। क्या SP को और IG को उसकी जानकारी नहीं है? और इस प्रकार की घटना जो उदयपुर में हो रही है, ASI थानेदार के ऊपर माथे पे डाल दी है, क्या इसकी जानकारी SP को, एडिशनल SP को इनको नहीं है? इनको सब जानकारियां हैं, लेकिन लापरवाही है। ये लोग काम करना चाहते ही नहीं है और जो तरीका है काम करने का वो इतना पुराना और इतना लचर है कि इससे ये जो वर्तमान समय में जो दिक्कतें आ रही हैं, इनसे ये पूर्ति नहीं हो सकेगी इनकी। इनको चाहिए कि नए तरीके से कानून की भी व्याख्या की जाए। संविधान पे तो कील ठोक दी इन्होंने। ये किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं? वो हथियार जो सीरिया में, जो अरब कंट्रीज में काम में लेते हैं, जिनसे सजाएं दी गई थी, मैं देख रहा हूं कि जो क्लिप चला करते थे वो इन्होंने पूरा का पूरा मॉड्यूल तैयार करके यहां जनता के सामने पेश कर दिया। एक विशेष तरह की जनता, एक विशेष तरह के लोगों की मानसिकता में परिवर्तन कर दिया। और इसके लिए ये पुलिस कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन इतना आसान नहीं होगा इसको मस्तिष्क से साफ करने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं पुलिस को सावचेत कर दीजिए। पुलिस के निचले से लेकर के ऊपर तक अधिकारी की जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए। अगर ये जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक करौली से लेकर हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, कहीं भी किसी ऊपर के पुलिस अधिकारी पर कोई आंच तक नहीं आई। कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं है। आफत आती है, सिपाही को सस्पेंड करते हैं, ASI को सस्पेंड करते हैं, थानेदार को सस्पेंड करते हैं। क्यों? ऊपर वाले अधिकारी सुपरवाइजरी अधिकारी नहीं है, उनको जानकारी नहीं है कि क्या होता है। एक फाइल थी, 13 साल से फाइल गायब है IOC की। आप बताइए, स्पेशल एक्ट में मुकदमे दर्ज हैं जिसमें 10 साल से ज्यादा की सजा है, उस फाइल का ही कुछ पता नहीं है। तो SP क्या करते हैं, IG क्या करते हैं, DIG क्या करते हैं, और साल में एक मुआयना होता है, उस मुआयने का क्या करते हैं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मुझे दुख होता है। मैंने इस पुलिस में रह करके सख्त कार्रवाई देखी है, सख्त अधिकारी देखे हैं। मैं तो कल्पना करता हूं
कि ये क्या पुलिस आ गई है 107 151 में डीजी को गिरफ्तार कर रहे हैं। बताओ आप, मतलब ये राजीनामा करा लेते हैं छोटी सी चीज में। ये छोटी सी चीज है, इसमें बैठ करके दोनों पक्षों को बुला के राजीनामा करा लिया इन्होंने। इसको ये देखा नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इस पर क्या आगे बीतेगी। पर कुछ नहीं, आज समाज उद्वेलित हो गया, समाज में चिंताएं पैदा हो गई और पुलिस क्या कर रही है, सिर्फ लिपापोती करने में लग रही। मेरा आपसे आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह है कि पुलिस को राजनीति से दूर करिए, संवैधानिक संस्थाओं से पुलिस को चलवाइए। तो सर सेना के लिए कहा जा रहा है कि सेना के फैसले राजनीतिक तौर पर लिए जा रहे हैं। वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सुभाष शर्मा जी जिसका जिक्र आपने किया सर, वो चिंता बढ़ाने वाली बात है। मेरा मकसद ये है कि जो खाई धर्म के आधार पर बढ़ रही है, क्योंकि वो जब खाई बढ़ती जाएगी ना सर, किस ओर से कितने गिरेंगे ना उसमें कोई नहीं जानता है। मकसद ये होना चाहिए कि उस खाई को खत्म किया जाए। कोई ऐसा सॉल्यूशन है आपके पास? क्योंकि घटनाएं होती रहती हैं, अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, लेकिन एक बुराई के चक्कर में तमाम अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देना भी गलत है सर। एक वाकया मैं बताता हूं आपको। जब बिल क्लिंटन की मध्यस्थता में इजराइल के और फलस्तीन के बीच में यासर अराफात के बीच एक समझौता हुआ था, वो पीस ट्रीटी थी। उसमें अल जजीरा के कॉरेस्पोंडेंट ने यासर अराफात से ये पूछा था कि हाउ यू डेयर टू डील इजराइल लाइक दिस। तो यासर अराफात एक सेंटेंस कह के बाहर निकल गए थे, डोंट फॉरगेट अल हदुबिया, हदुबिया की ट्रीटी को मत भूलिए। जो इस्लाम को जानता है, इस्लामिक स्क्रिप्चर्स को जानता है, वो समझ गया। बाकी वेस्टर्न दुनिया, भारत समेत सारी दुनिया पागल बनी रही कि ये क्या कह के गया है। 2 साल बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। ईरान हो, इराक हो, सीरिया हो, अफगानिस्तान हो, एक ही तरह का पैटर्न है। जो पैटर्न आपको उदयपुर में दिखाई दिया है 624 से लगाकर आज तक एक ही पैटर्न है जी। ये बात इसलिए हम कह रहे हैं कि अंतिम घटना नहीं है, बल्कि राजस्थान में पहली घटना है। ये वेकअप कॉल है। भारत को तालिबान बना देने की बात है। ये तालिबानी तरीका का जो हत्या है, ये सीरिया में भी दिखेगी आपको। अब सब जगह एक ही पैटर्न है। वहां पर भी जो मार के आए थे उनको, मैगजीन वालों को, यही पैटर्न था वो। और इसका एक कारण है कि काफिरों में खौफ पैदा करो। काफिर कौन है? आप और हमें यह सिखाया गया है कि काफिर वो है जो भगवान को न माने, यानी नास्तिक हो। लेकिन ऐसा है नहीं। काफिर का मतलब है जो मुसलमान ना हो, जिसने ईमान न लिया हो। यही जब हमें पाठ नहीं पढ़ाया गया है तो फिर काफिरों में खौफ पैदा किया जाएगा। और ये तो अभी शुरुआत है। नेपाल की बात चल रही थी, राखी राठौड़ जी भी इंटेलिजेंस मुझे तो सोल्यूशन बताइए ना सर। आपकी बातों को मैं मान लूं तो और डर लगता है। 19-20 करोड़ की आबादी को थोड़ी ना नेगलेक्ट किया जा सकता है सर। 15-20 करोड़ के साथ आप क्या करेंगे? सोशल मीडिया पे तो रोज हो रहा है। अब मैं आ रहा हूं आपकी बात पे। नेपाल में जो कुछ हुआ है, वहां ये कहा जाता था कि वो अकेला हिंदू राष्ट्र है, लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर, भारत की सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां चुप की चुप रह गई। और ये पाकिस्तानी जो एजेंट थे वहां पर, इन्होंने राजाओं के साथ क्या किया और वहां कम्युनिस्टों ने क्या खेल किया है, ये आपके सबके सामने है। अब वो आईएसआई का एक बड़ा अड्डा बना हुआ है। दुबई भी उसमें एक शामिल था पहले। आप आइए, ये जो सोशल मीडिया का जमाना है, ये जो नुपुर शर्मा से शुरुआत हुई है कहानी की, ये जो उदयपुर वाली घटना है, नुपुर शर्मा की घटना से, नवीन जिंदल की घटना से जुड़ी हुई है। एक्स मुस्लिम्स के जितने आप सोशल मीडिया पे पोस्ट देखेंगे, वो तो इससे ज्यादा खतरनाक बात कर रहे हैं। वो तो प्रॉफिट के बारे में बहुत खतरनाक बोलते हैं। तो आपने क्या छूट दे दी है कि भारत में अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है? बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां ये कह रही हैं नुपुर शर्मा को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरे भाई, आप कोर्ट में कार्रवाई करिए जी। ये लेकिन हत्या कराओगे आप सीधे पब्लिक में, दिन दहाड़े, इस तरह से कुल्हाड़ों से, फरसों से? ये क्या तरीका? ठीक है सुधांशु जी, क्या वाकई में आप भी मान रहे हैं कि वेकअप कॉल है? क्योंकि अगर ये वेकअप कॉल है तो फिर इस तरीके की घटनाएं घटेंगी। क्या इस सबके बीच में दोनों ही तरफ से जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं उन लोगों की जो इस वक्त भड़का रहे हैं? बल्कि उनको शांत करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि नहीं, हमें साथ रहना है। विजेंद्र, मैं फिर उसी लाइन को दोहराऊंगा कि इकबाल बुलंद नहीं हो रहा है। अगर जो एजेंसी हैं जिनका जो काम है, अगर वो अपने जिम्मेदारियों को तत्परता से निभाएंगे तो इकबाल अपना बुलंद होगा। सरकार निष्पक्षता से जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात करे, पुलिस अपनी निष्पक्षता के साथ जो है वो काम करे, खुफिया एजेंसी अपनी निष्पक्षता के साथ काम करे, तो अपना भी इकबाल बुलंद हो जाएगा। आप अगर जरा सा कुछ गलत करेंगे और तुरंत आपके घर पे पुलिस पहुंच गई, आपको उठा के ले गई, तो अगल बगल वालों की मजाल नहीं है कि वो कुछ गलत करने का सोच रहे। आपको पता है, एक समय में किसी के घर पुलिस आ जाती थी तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था, और जिसके घर पुलिस आती थी उसका सोशल बाइकाट कर देते थे। उनको ये पता नहीं होता था कि उसको पुलिस उसके घर क्यों आई है, अच्छे के लिए आई है कि बुरे के लिए आई है। तो कितना इकबाल बुलंद था पुलिस का। और जोशी जी खुद जो है रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। चूंकि मैंने भी बहुत लंबे समय तक क्राइम रिपोर्टिंग की है, एक समय जो खुफिया इकाइयां होती थी ना पुलिस की,
उनमें एक मुखबिर अलाउंस होता था, मुखबिर तैयार किए जाते थे जो गांव गली मोहल्ले तक की सूचनाएं पुलिस तक पहुंचाते थे। मुझे लगता है पिछले 20-25 साल से तो मुखबिर अलाउंस ही बंद हो गया। तो जो खुफिया जो विभाग से जुड़े हुए जो भी नुमाइंदे हैं वो आजकल इस पे काम ही नहीं करते कि मुझे सूचना लेनी। वो क्या करते हैं, सी फॉर्म ले जाओ, सी फॉर्म ले आओ, होटल में कौन आया कौन नहीं आया इसकी जानकारी दे दो, किसी के घर में, किसी के मोहल्ले में, किसी के समुदाय में कौन नया व्यक्ति आया है इसकी सूचना। पहले पुलिस का तंत्र इतना मजबूत होता था कि आपके घर में अगर कोई 20 दिन आदमी रह लिया तो कहीं ना कहीं थाने तक बात पहुंच जाती थी कि फलाने के घर पे एक अनजान सा आदमी 20 दिन से रह रहा है। तो ये पुलिस तंत्र की मजबूती थी जो इस समाज को मजबूत रखती थी। और मुझे लगता है कि इसके अंदर शायद जोशी जी ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है, जो सूचना तंत्र है वो कमजोर हुआ है और शायद यही कारण है। मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है जोशी जी, एक ही लाइन में, क्योंकि आपने कुछ ऐड ऑन करने के लिए कहा। सही कहा है, मुखबिर अलाउंस आज भी मिलता है और उसका कहीं हिसाब किताब नहीं होता। ये बड़े बड़े जो अधिकारी हैं इनको करोड़ों रुपए अलाउंस मिलता है, अगर ये काम में लेना चाहे नीचे वाले अधिकारियों कर्मचारियों को तो देते ही नहीं है, क्योंकि उसका हिसाब मांगते हैं, हिसाब कहां से लेके आएंगे। तो इस प्रकार से मुखबिरी का जो अलाउंस मिलता है इसको सही अधिकारी सही तरह से काम में लेंगे तो मैं समझता हूँ इसमें सुधार आएगा। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रतीक जी। राखी जी आपका भी शुक्रिया, के जैन साहब और सुभाष जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन सुभाष जी ने एक जिक्र किया, सुधांशु जी ने एक जिक्र किया, जिक्र निजाम के इकबाल के बुलंद होने का और जिक्र वेकअप कॉल का। लेकिन सवाल यह है कि वेकअप कॉल किसके लिए, जागना किसको है, सरकार को, समाज को या फिर पुलिस को। नमस्कार।